हमारा पहला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए। 800 एम्पीयर घंटा 10 घंटा 200 वोल्ट बैटरी का रेटेड नॉर्मल करंट क्या होगा। यानी एक बैटरी है कोई भी, तो उसकी क्षमता कितनी है 800 एम्पीयर घंटा। AH हमेशा बैटरी की क्षमता किसमें व्यक्त किया जाता है, एम्पीयर घंटे में। तो इसकी टोटल जो कैपेसिटी है वो है 800 एम्पीयर घंटा। अगर हमें इस बैटरी को 10 घंटे तक यूज़ करना है और तो आपको बताना है इस बैटरी की जो करंट है वो क्या होगी, आउटपुट करंट क्या होगी अगर हमें इस बैटरी को 10 घंटे तक चलाना है। तो 4 एम्पीयर होगी या 80 एम्पीयर या 20 एम्पीयर या 40 एम्पीयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए सोच समझ कर इस क्वेश्चन को। 800 एम्पीयर घंटे की एक बैटरी है, अगर हमें उस बैटरी को 10 घंटे तक चलाना है तो आउटपुट नॉर्मल करंट क्या होगी। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, चलिए मैं बता देता हूँ। यानी यहाँ पे टोटल देखो बैटरी कैपेसिटी कितनी देर की है 800 एम्पीयर घंटा। आठ सौ एम्पीयर घंटा दे रखी है, यानी एक घंटे में 800 एम्पीयर करंट निकाल सकती है ये बैटरी। अगर 2 घंटे यूज़ करेंगे तो 400 एम्पीयर करंट निकालेगी, अगर 4 घंटे करेंगे तो 200 एम्पीयर करंट निकालेगी। यानी इसी प्रकार से इसका रेगुलेशन होता है। अगर हमें इसको 10 घंटे तक चलाना है तो 10 का भाग दे दीजिए, इसके अंदर 10 का भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 80 एम्पीयर। यानी प्रति घंटे के हिसाब से ये करंट आउटपुट निकालेगी बैटरी, यानी बी आंसर हो जाएगा इसका राइट। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सीसा अमल बैटरी या सीसा संचायक बैटरी होती है, उसमें ऊर्जा निम्न रूप में संचित रहती है। किसके रूप में संचित रहती है या इसके अंदर सेव रहती है, डाइलेक्ट्रोस्टैटिक आवेश के रूप में या अप्रवाही धारा के रूप में या रासायनिक ऊर्जा के रूप में या न्यूक्लियर ऊर्जा के रूप में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, DMRC में पूछा गया क्वेश्चन। सीसा संचायक बैटरी या सीसा अम्ल बैटरी होती है, उसमें जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में संचित होती है या किस रूप में सेव होती है या स्टोर होती है, कैसे भी समझ लीजिए आप। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है हमेशा, आपको याद रखना है, सी आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन 3 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एक लेड एसिड बैटरी या सीसा संचायक बैटरी बोल सकते हैं इसको, जो कि एक प्रकार से द्वितीयक सेल होता है। तो उसके इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसका विशिष्ट गुरुत्व किसके द्वारा परीक्षण किया जाता है, बैरोमीटर के द्वारा, लैक्टोमीटर के द्वारा या हाइड्रोमीटर के द्वारा या प्रेरणोमीटर के द्वारा। जल्दी से बता दीजिए कौन सा आंसर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी हाइड्रोमीटर के द्वारा होता है। यानी अपेक्षित घनत्व को मापता है इलेक्ट्रोलाइट के। और ये किसके सिद्धांत पे कार्य करता है हाइड्रोमीटर, ये भी कई बार एग्जाम से पूछा जाता है। ये करता है पलवन के सिद्धांत पर, यानी पलवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको याद रखना है हाइड्रोमीटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, पलवन के सिद्धांत पर। यह क्या करता है, अपेक्षित घनत्व मापता है, जो कि बैटरी के चार्ज और डिस्चार्ज की अवस्थाओं के बारे में पता लगाता है और इसके इलेक्ट्रोलाइट को चेक करता है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। सेकेंडरी सेल की क्षमता की इकाई क्या होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं, एक होता है प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल बोला जाता है जिसको, एक होता है द्वितीयक सेल जिसको सेकेंडरी सेल बोला जाता है। तो जो सेकेंडरी सेल होते हैं इनकी इकाई को किस में व्यक्त किया जाता है, वोल्ट एम्पियर में, किलो वाट में या वाट घंटा में या एम्पियर घंटा में। कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए जिस भी कैंडिडेट को जैसा भी आता है। सेकेंडरी सेल की क्षमता को किस में व्यक्त किया जाता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर है डी, यानी मैंने आपको बताया था जो पहला क्वेश्चन था, हमेशा सेकेंडरी सेल की जो इकाई होती है क्षमता की इकाई वो होती है एम्पियर घंटा, यानी उसकी आउटपुट एम्पियर घंटे के हिसाब से ही व्यक्त की जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। प्राथमिक सेल की दक्षता लगभग कितनी होती है, 70%, 80%, 60% या 30%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्राथमिक सेल की दक्षता कितनी मानी जाती है।
हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाए ए, यानी 70% मानी जाती है प्राथमिक सेल होते हैं उनकी दक्षता, जिसके अंदर सूचक सेल वगैरह ये होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। सबसे अधिक उपयोग में होने वाला सेल कौन सा होता है, यानी सबसे ज़्यादा कौन से सेल का उपयोग किया जाता है, ईंधन सेल का, निकल कैडमियम सेल होता है उसका, या निकल आयरन सेल होता है उसका, या लेड एसिड सेल का। कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए। कौन से सेल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है आजकल। सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला सेल कौन सा है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर है डी, यानी लेड एसिड सेल होता है सीसा संचायक बैटरी, जिसको वाहनों में या इन्वर्टर के सभी के अंदर इसी का यूज़ किया जाता है, लेड एसिड बैटरी का। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। मोबाइल के अंदर कौन सी बैटरी लगी होती है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्बन जिंक बैटरी, लिथियम आयनिक बैटरी, या लेड एसिड बैटरी, या निकल आयरन बैटरी। कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए। मोबाइल के अंदर कौन सी बैटरी लगी होती है, उस बैटरी का नाम क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। जो कि 1% रिचार्जेबल होती है, जिसकी लाइफ बहुत लंबी होती है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर है बी, यानी लिथियम आयनिक बैटरी होती है। लिथियम आयनिक बैटरी। अगला नंबर क्वेश्चन 8 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। सामान्य घरेलू प्रकाश में उपयोग में होने वाला लैंप कौन से होते हैं। जो हम घरों में लैंप का उपयोग करते हैं वो किस प्रकार के लैंप होते हैं, बायनेट कैप प्रकार के होते हैं, या स्क्रू प्रकार की कैप होती है, या पुश फिट वाले होते हैं, या स्क्रू लॉड प्रकार के होते हैं। कौन सा आंसर होगा। सामान्य घरेलू प्रकाश में उपयोग में होने वाले लैंप कौन से होते हैं। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी बायोनेट कैप प्रकार के होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन 9 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। किस प्रकार के लैंप होल्डर का उपयोग 300 वाट से ज़्यादा वाट वाले लैंप के लिए होता है। एडिशन स्क्रू टाइप वाले लैंप होल्डर होते हैं वो, या गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप वाले होल्डर होते हैं वो, या स्वीवेल लैंप होल्डर होते हैं, या बायोनेट कैप लैंप होल्डर होते हैं। कौन से लैंप होल्डर का उपयोग किया जाता है अगर बल्ब की कैपेसिटी 300 वाट से अधिक होगी तो। जल्दी से बता दीजिए कौन सा आंसर होगा। हाँ तो दोस्तों ये भी कई बार एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन। इसका आंसर जो है बी, यानी गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप वाला लैंप होल्डर होता है। अगर हमें 300 वाट से ऊपर का लैंप होल्डर काम में लेना है या लैंप लगाना है तो उसके लिए होल्डर गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप वाला ही होगा, यानी बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। फर्श के लेवल से एक लैंप होल्डर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए भारतीय नियमों के अनुसार। 1.5 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, या 2.5 मीटर। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। फर्श के लेवल से एक लैंप होल्डर की ऊंचाई लगभग कितनी होनी चाहिए। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 2.5 मीटर होनी चाहिए। 2.5 मीटर जमीन से एक लैंप होल्डर के जो बीच की लंबाई होती है वो, या दूरी। अगला हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर, इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका तापक्रम बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटेगा। प्रतिरोध कौन से पदार्थ का घटता है तापक्रम बढ़ाने पर या गर्म करने पर। टंगस्टन का, कार्बन का, नाइक्रोम का, या मैग्नीज का। यह भी कई बार एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन। जल्दी से बता दीजिए जिस भी कैंडिडेट को आंसर पता है। ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जिसका तापक्रम बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटेगा। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर जो है बी, यानी कार्बन होता है। इसीलिए इसके ब्रूस काम में लिए जाते हैं डीसी जनरेटरों में, डीसी मोटरों में, एसी मोटरों के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे घिसता जाता है गर्म हो जाएगा, गर्म होगा तो इसका रेजिस्टेंस घटेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। किस प्रकार का प्रतिरोध वोल्टता पर निर्भर करता है। संवेदक, परिवर्तक, एलडीआर, या थर्मिस्टर। किस प्रकार का प्रतिरोध वोल्टता पर निर्भर करता है, यानी कौन सा रेजिस्टेंस होता है जो वोल्टेज पर निर्भर करता है।
या वोल्टेज पर आश्रित होता है? जल्दी से बता दीजिए जिस भी कैंडिडेट को आंसर पता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर है डी, यानी थर्मिस्टर होता है। थर्मिस्टर प्रकार का जो प्रतिरोध होता है या रेजिस्टेंस होता है वही वोल्टेज पर निर्भर होता है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, जल्दी से निकाल के बता दीजिए इसका आंसर किस प्रकार से हम निकाल पाओगे। एक लैंप है 200 वाट का और 250 वोल्ट पर कार्य कर रहा है, तो उसके गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा, यानी रेजिस्टेंस के बारे में पूछा गया है। आर बताना है आपको कितना होगा, 6250 ओम, 625 ओम या 3125 ओम या 312.5 ओम। जल्दी से बता दीजिए किस प्रकार से निकाल पाओगे आप। यानी एक लैंप है 200 वाट इसकी पावर दे रखी है और 250 वोल्ट इसको सप्लाई है और गर्म प्रतिरोध का आपको मान बताना है। चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको किस प्रकार से। चलिए आप निकालिए, आप निकाल सकते हैं। तो इसका सूत्र होता है P बराबर में V स्क्वायर R। P बराबर में होता है V स्क्वायर R, यानी R निकालना है हमें। तो इसका मतलब P का मान कितना है, 200 रख दीजिए। V स्क्वायर मतलब V का वोल्टेज कितना दे रखिए, 250। 250 की स्क्वायर कर दीजिए, या 250 गुणा में 250 दो बार लिख दीजिए। बटे में हो जाएगा R, रेजिस्टेंस निकालना है हमें। तो R आ गया यहाँ पे, इसका मतलब 200 R हो गया। बराबर में 250 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 625, फिर आगे 2 जीरो और हो गई। $62,500, यानी R निकालना है। तो R बराबर में तो 62,500 के बट्टे में आ जाएगा 200। 2 जीरो से 2 जीरो कट के 2 का भाग देंगे 625 में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 312.5, यानी डी आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट। 312.5 हम समझ में आ गया होगा आपको। अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। सेम वैसे ही है, वही सूत्र यूज होगा इसके अंदर। जल्दी से निकाल के बता दीजिए जिस भी कैंडिडेट को निकालना आता है। एक विद्युत हीटर पर 2000 वाट है अंकित है और 200 वोल्ट सप्लाई पे चल रहा है, तो इसकी कुंडली का प्रतिरोध पूछा गया कितना होगा, 20 ओम, 10 ओम, 2 ओम या 0.2 ओम। कौन सा आंसर होगा। एक विद्युत हीटर पर 2000 वाट 200 वोल्ट अंकित है, तो इसकी कुंडली का प्रतिरोध आपको बताना है क्या होगा। जल्दी से निकाल के बता दीजिए जिस भी कैंडिडेट को निकालना आता है। तो मैंने आपको सूत्र बताया P बराबर में होता है V स्क्वायर बटा में R। तो P कितना दे रखा है यहाँ पे, 2000। V स्क्वायर यानी 200 को 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 40,000 और बटे में आ जाएगा R को यहाँ पे ले आइए। और अगर हमें R निकालना है तो R बराबर में हो जाएगा 40,000 बटा में 2000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 40 में 2 का भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20 ओम। 20 ओम यानी ए आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट। समझ में आ गया होगा आप सभी को, सही तरीके से मेरे से लिखा नहीं जा रहा है इस स्क्रीन के अंदर। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। यह भी कई बार एग्जाम से पूछा जाता है। एल्यूमिनियम सोल्डर का गलनांक कितना होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रट लीजिए। डीएमआरसी में, टेक्निकल हेल्पर में, यूपीपीसीएल में लगभग पूछा जाता है ये क्वेश्चन। एल्यूमिनियम सोल्डर का गलनांक कितना होता है, 200 डिग्री सेल्सियस से 265 डिग्री सेल्सियस के बीच में, या 170 डिग्री सेल्सियस से 215 डिग्री सेल्सियस के बीच में, या 175 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में, या 200 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में। कौन सा आंसर होगा दोस्तों। हाँ तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी एल्यूमिनियम सोल्डर का जो गलनांक होता है वो होता है 170 डिग्री सेल्सियस से लेकर 215 डिग्री सेल्सियस के बीच में। आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।